हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास नंबर 3 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए हम एक स्पेसिफिक कोर्स लेके आए हैं आपके लिए। कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। ठीक है, और ये यूट्यूब पे 4 बजे वीडियो मिलती है। लाइव क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो उसके लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास के आपको ऑलरेडी बेनिफिट बता चुका हूँ। उसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, प्लस जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है वे आपको मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड तो यूट्यूब पे भी मिल रहा है, बट वहाँ पे लाइव क्लास के तुरंत बाद ही आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बस मैं एक बार चेक कर लूँ क्या मेरा माइक ओपन है और स्क्रीन शेयर है। चलिए, यस, नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास नंबर 3 है। मैं चाहता था कि इसी क्लास में पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर दूं, बट अगर मैंने इसी क्लास में इसको वाइंड अप कर दिया तो बहुत सारे टॉपिक हमारे छूट जाएंगे। तो उसके बाद एक और क्लास, लास्ट क्लास लेके आऊंगा। डेट मीन्स 4 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना हमें पढ़ना चाहिए, जितना सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी इसको डिटेल में पढ़ चुके होंगे। क्लियर। और एक बात और बोलना चाहूँगा, थोड़ी सी नाराज़गी है आपसे कि काफ़ी बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छा खासा उसमें पूरा टाइम आ रहा है कि इतने मिनट का वीडियो देखा जा चुका है, बट काफ़ी बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक, और आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था, याद कीजिए, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था। याद कीजिए, mvr इक्वल टू एन एच ओवर में 2 पाई। ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था। ठीक, अब जो एक और क्वेश्चन आपसे बनता है वो ये बन सकता है कि बताइए बोहर ने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी निकाली। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या रेडियस निकाली थी, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो रेडियस, त्रिज्या, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो हम इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशन करना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है। तो इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और जिनको डेरिवेशन देखना है तो उसके रिगार्डिंग जब भी वीडियो आएगी, चाहे वो मास्टर्स में वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। ठीक है, और या फिर क्लास 11th में भी मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक, अदरवाइज यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपको फॉर्मूला उसके लिए ध्यान करना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला जनरली ड्रिवन था, गिवन था। ठीक है, और जहाँ पे कि ए नॉट की वैल्यू जो है वो 52.9 पिकोमीटर होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो ए नॉट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 52.9 पिकोमीटर। ठीक, और जो एन है, एन क्या है, एन आप जानते हैं, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, कक्षाओं की संख्या। ठीक, और हमने पढ़ लिया था नंबर ऑफ सेल कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर ऑफ सेल देखने को आपको मिलती है। और आर आप जानते हैं, आर यहाँ पे त्रिज्या है, आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम किसी को भी कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, तो सिंपल सा हिंदी इंग्लिश दोनों में रख रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आने वाली है। दोनों में लिखा हुआ भी है, जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल भी जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना बन जाएगा, आर इक्वल टू कितना, 52.9 एन स्क्वायर, और ये निकलेगा पिकोमीटर में। जल्दी से आप बताएंगे, चैट में लिख के बताएंगे कि 1 पिकोमीटर में कितना होता है। तो आपको पता है 1 पिकोमीटर 10 की पावर माइनस का 12 मीटर होता है। ठीक है, अगर मान लो नैनोमीटर लिखा होता तो आपको ये भी पता होना चाहिए नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। अगर मान लो कहीं माइक्रोमीटर लिखा है, माइक्रोमीटर्स, तो माइक्रो आप जानते हैं 10 की पावर 6 मीटर होता है। और इसके अलावा 1 फेम्टोमीटर कहीं लिखा है तो 1 फेम्टोमीटर कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। ठीक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज जो होता है बच्चों वो फेम्टोमीटर में होता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया साइज ऑफ किसका, किसी एटम का, तो किसमें निकलता है, साइज ऑफ एटम पिकोमीटर में निकलता है। ठीक है, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देख लिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन एटम के लिए, और जनरली हाइड्रोजन एटम का ही पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन एटम का ही पूछा जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो कितना है, 52.9 एन स्क्वायर पिकोमीटर। मान लो आपका ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इससे ये पहली सेल, पहली कक्षा है। ठीक है, पहला कक्ष है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तो हम रेडियस या फिर त्रिज्या बोलेंगे। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो त्रिज्या कितनी आएगी। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये फर्स्ट सेल है, एन बराबर 1 है, तो बस फॉर्मूले में आप आर की वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, 52.9 पिकोमीटर। देखो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है जो टेक्निकली थोड़ा सा कह लो कि अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि भाई बताओ
मिनिमम कितनी दूरी चाहिए न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन को, तो आप कह सकते हो मिनिमम दूरी कितनी चाहिए, मिनिमम दूरी 52.9 पिकोमीटर चाहिए। क्लियर? तो मिनिमम कितनी दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो 52.9 पिकोमीटर होगा अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन एटम का रेडियस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के रेडियस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम दूरी होगी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल की, या मैं बोलूं आउटर मोस्ट ना कह के फर्स्ट सेल कह लूं, या न्यूक्लियस से पहली सेल या न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट सेल की अगर डिस्टेंस बोलूं तो कितनी होगी, 52.9 पिकोमीटर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल सबके लिए निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो n बराबर 2 के लिए आपको निकालना है, ठीक, सेकंड सेल पे आपको निकालना है, तो n बराबर 2। क्लियर? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों काफी एटम ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन लाइक होते हैं, हाइड्रोजन की तरह होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न यहां से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम, जो एटम हाइड्रोजन की तरह है उनके लिए क्या रेडियस आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है पहले समझो बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, और आप जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर, जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। दैट मीन्स जितना परमाणु संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या और उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। सिंपल सी बात। चलिए इसके बाद मान लीजिए आपके पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ही प्रोटॉन होंगे। क्लियर? अब समझो हीलियम के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बट आपको पता है हीलियम अगर यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो उसपे पहले एटॉमिक नंबर 2 था, परमाणु क्रमांक 2 है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं कह सकता हूँ जो हीलियम है He+ है, ये कैसा है? हाइड्रोजन लाइक है। क्यों है हाइड्रोजन लाइक? क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, लिथियम ले लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है, और जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो दैट मीन्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। ठीक है, अब बच्चों ये लिथियम मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही प्लस चार्ज आता है। तो लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसका आवेश 2 प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे बच्चों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और उसने 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी कैसा हो गया? हाइड्रोजन की तरह हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और लिथियम 2+ दैट मीन्स Li2+ के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों मैं यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ कि लिथियम 2+ भी कैसा है? हाइड्रोजन लाइक है। ऐसे ही बेरिलियम, ठीक है, 3+, ऐसी बोरोन 4+, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर हाइड्रोजन लाइक आपके पास एटम है तो जल्दी से देखिए इसकी क्या त्रिज्या आएगी। ठीक, तो हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो उसका जो रेडियस है R इक्वल टू हो जाएगा 52.9, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ठीक है, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड। और ये जो जेड है बच्चों, ये जेड वही एटॉमिक नंबर है। ये जेड क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एन क्या है? जिस सेल में उसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप एन की वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मीन्स एन फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आप देख लेंगे। क्लियर है बात? चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूँ। जैसे लिथियम है आपके पास Li2+। क्लियर है बात? अब Li2+ है बच्चों, जरा समझिएगा, जब लिथियम पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए तो उसपे +2 चार्ज है, उसपे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और आप जानते हो उसका 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ये नाभिक, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से होगी फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 1 में मौजूद होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू देखूं तो मैं n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग 1 पुट करूंगा। इसके अलावा लिथियम का जो परमाणु संख्या होती है 3 होती है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो R की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हो, 52.9 अपॉन में एटॉमिक नंबर कितना है? 3 इंटू में n की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर। क्लियर? अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लिथियम 2+ का एक इलेक्ट्रॉन उसकी चौथी सेल में है, ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए, लिथियम है +2 में, और मैं कह रहा हूँ उसका जो इलेक्ट्रॉन है, एकमात्र एक इलेक्ट्रॉन है, वो चौथी सेल में n बराबर 4 पे है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा इसका रेडियस बताइए कितना होगा? तो सिंपल है, आप क्या रखेंगे? 52.9, ठीक है, और एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, परमाणु संख्या तो फिक्स है, 3 होगा, बस n की जगह पे कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। क्लियर है बात?
ठीक है? और ज़्यादा एडवांस पूछेगा तो बस ये पूछ लेगा कि भाई चौथे सेल और पहले सेल की दूरी क्या होगी? और जब भी उनके बीच की दूरी पूछेगा तो चौथी वाले में से 1 वाले को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसपे भी थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। क्लियर है? ठीक है? चौथे से और तीसरे सेल वाले को देखना है तो मैं हाँ, यहीं पे ही जस्ट बता देता हूँ। देखो यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि चौथे सेल का जो दूरी है, उससे पहले सेल की दूरी कितनी होगी? किसके लिए? लिथियम के लिए, Li2+ के लिए, ठीक है? ये आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? R4 से R1 की जो दूरी होगी कितनी होगी? तो सिंपल है, आप R4 वाली वैल्यू में से दैट मीन्स 52.9 और 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन में कितना 3 माइनस में से घटा दीजिए 1 वाली वैल्यू को तो आ जाएगा 52.9, ठीक है? 52.9 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना 3, ठीक है? ये 52.9 ये तो कॉमन आ जाएगा अपॉन में 3 और इंटू में 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक? और 1 का वर्ग 1 होता है तो 15 आ जाएगा, कैंसल आउट कर दीजिएगा, ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है बात? चलिए। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। देखते हैं बोहर मॉडल ऑफ एन एटम के थ्रू क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है? तो इसके बेसिस पे या मैं कहूँ और भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? जो विद्युत चुम्बकीय हमारी रेडिएशन होती हैं, उसका डुअल नेचर होता है, ठीक है? जिसको हम दोहरा व्यवहार भी कह देते हैं, ठीक है? हिंदी माध्यम वाले के लिए लिखा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है इसका दोहरा व्यवहार होता है। कौन-कौन सा होता है? एक तो वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है? तो वेव प्लस पार्टिकल नेचर होता है, तरंग प्लस कण की इसकी प्रकृति होती है। समझते हैं कैसे? और इसको मैंने यहाँ पे हेडिंग भी दिया हुआ है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक है? दैट मीन्स तरंग कण द्वैत्य। चलिए समझते हैं कि कैसे वेव पार्टिकल नेचर होता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने से पहले जरा 2-4 बातों को ध्यान कीजिए। क्या हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। चलिए, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है? और जिस पे चार्ज होता है, वो क्या जनरेट करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था और जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसके साथ-साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है और ये जनरेट करता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है? और जैसे ही मोशन में आता है, गति प्राप्त करता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र और जो है विद्युत क्षेत्र के साथ क्या आता है इसके पास? चुंबकीय क्षेत्र भी आता है, ठीक है? दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो बच्चों आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? ये सारी थ्योरीज़ आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो उसको थोड़ा-सा ध्यान कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, ये एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर दैट मीन्स एक-दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्लियर? तो देखो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है और मैग्नेटिक फील्ड चलती है और ये दोनों एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कहानी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, क्लियर? तो इसमें मान लेता हूँ एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। बहुत सरल सी बात। चलिए, तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है, तो मैं कह सकता हूँ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉलो करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह काम करता है। क्लियर है? तो ऐसी चीजें जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो मैं कह सकता हूँ कैसे काम करेंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह काम करेंगी। ठीक है? चलिए, तो समझते हैं अगर इलेक्ट्रॉन भी एक रेडिएशन है, तो उसकी वो क्या वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को फॉलो करेगा? दैट मीन्स क्या उसके पास वेव नेचर दैट मीन्स तरंग वाला नेचर होगा या फिर पार्टिकल वाला नेचर होगा, कण वाला नेचर होगा या फिर दोनों होंगे? समझते हैं। हालाँकि ये एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं पूछे जाते, जनरली ये पूछ लेता है क्या इलेक्ट्रॉन में से वेव नेचर को फॉलो करता है, पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है, दोनों को फॉलो करता है, नन। ऐसा क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है, ठीक है? बट थोड़ा-सा देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट वाइज़ कैसे इसको समझा जाता है। तो बच्चों क्या करा जाता है, एक वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती, है ना? वैक्यूम जहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती, ठीक? अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इस इलेक्ट्रॉन की हम क्या करते हैं बम्बार्डमेंट कराते हैं। बम्बार्ड मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस सीट पे टकराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को इस सीट पे टकराने की कोशिश करेंगे और बच्चों ये सीट बनी होती है, ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ठीक है? ZnS, ठीक? तो जिंक सल्फाइड की ये सीट बनी होती है और आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट में देना होगा कि ZnS का कॉमन नाम क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ ZnS? क्लियर?
तो इलेक्ट्रॉन की मैं जब यहाँ बम्बार्डमेंट कराऊँगा बच्चों जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो मैं देखूँगा जैसे इलेक्ट्रॉन इस दीवार पे टकरा रहा है, जिंक सल्फाइड की दीवार पे टकरा रहा है, तो यहाँ पे तुरंत ही एक आपको चमकती हुई चिंगारी दिखाई देगी, ठीक है? कह सकते हो छोटी-सी चिंगारी दिखाई देगी, ठीक है? और चिंगारी अगर यहाँ पे दिखाई देती है, तो समझ जाइए कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा बिहेव कर रहा होगा? पार्टिकल की तरह। भाई जब आपको पता है 2 पार्टिकल आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद कोलिजन होगा और कोलिजन से कुछ एनर्जी निकलेगी, ठीक है? ऊर्जा निकलेगी और जो ऊर्जा निकल रही है वहाँ पे किस फॉर्म में निकल रही है? लाइट के फॉर्म में, ठीक है? और वो लाइट चमकदार लाइट आपको दिखाई देती है, ठीक है? और इस प्रोसेस का नाम भी है स्किन्सिलेशन कहते हैं इसे, ठीक है? इट इज़ कॉल्ड इन स्किन्सिलेशन। स्किन्सिलेशन का मतलब होता है चमकना। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की जैसे ही आप बम्बार्डमेंट करा रहे हो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक रोशनी उत्पन्न हो रही है, दैट मीन्स लाइट उत्पन्न हो रही है और आप जानते हैं लाइट कुछ नहीं है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल सी टर्म में हम लाइट को डिफाइन कर देते हैं कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी और ऊर्जा आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रही है? लाइट के फॉर्म में। दैट मीन्स जब पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, उनका टकराव होता है, तो कोलिजन से एनर्जी रिलीज़ होती है और यहाँ पे जो ऊर्जा रिलीज़ हुई है, वो लाइट की फॉर्म में रिलीज़ हुई है। क्लियर है बात? तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, उसका कैसा नेचर होता है? उसका पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है, कण नेचर होता है, ठीक? ये तो थ्योरी होगी इसके पीछे। और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो दर्शाते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर किसी इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होगा? पार्टिकल नेचर होगा, ठीक? अब दूसरा देखते हैं, क्या इसके पास वेव नेचर है? क्या इसके पास तरंग नेचर है? तो चलिए, तरंग के लिए जब वेव नेचर निकालते हैं तो याद कीजिए उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता था जिसको आप कहते थे यंग्स, है ना? सिंगल स्लिट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट कह सकता हूँ उसे। ठीक? और जब यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो याद कीजिए जब हम एक लाइट को पास कराते थे ऐसे, तो जब लाइट इन स्लिट से होके जाती थी, तो यहाँ पे इमेज बनती थी, ठीक है? ऐसे इमेज बनती थी। फिर आप देखोगे यहाँ से लाइट पास कराओगे, तो यहाँ भी आपको इमेज दिखाई देगी, लाइट ऐसे फैलती हुई दिखाई देगी, ठीक है? तो ये इसका ब्राइट सेंटर होता है, ये ब्राइट सेंटर होता है और ये वाला डार्क सेंटर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अंधेरा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको लाइट दिखाई देगी। लाइट फैलती हुई, है ना? और फिर यहाँ से आपको कैसे दिखाई देगी? लाइट दिखाई देगी, ठीक? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को जब पास कराया गया स्लिट से, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम ऐसा ही नेचर बना रहे थे जिसमें आपको लाइट, डार्क लाइट दैट मीन्स उजाला, अंधेरा, उजाला ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसका कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है, ठीक है? जिस तरीके से वेव स्लिट में काम करती हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी स्लिट में काम करता है। तो यस, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा, ठीक है? वेव नेचर क्यों है? क्योंकि ये स्लिट एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा है। पार्टिकल नेचर क्यों है? जब उसका बम्बार्डमेंट कराया गया, तो हमने देखा वहाँ पे एक चिंगारी उत्पन्न हो रही है, ठीक? तो हमें पता चला जो इलेक्ट्रॉन है इसका कैसा नेचर है? डुअल नेचर है, ठीक है? इस डुअल नेचर को प्रूफ करने के लिए एक कह सकते हैं बहुत ही चालाक, है ना? बहुत ही चंट साइंटिस्ट डी ब्रॉगली, चंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली ऑलरेडी पहले से ही गिवन इक्वेशन को इन्होंने कंबाइन करा और ये बता दिया कि हाँ भाई जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है ये फॉलो करती है। दैट मीन्स वेव पार्टिकल कण और जो तरंग है इसकी जो ड्युअलिटी है, द्वैता है, ये हमेशा फॉलो करेगी। इन्होंने बड़ी ही सिंपली इस बात को डिराइव कर दिया। कैसे डिराइव करा? तो बच्चों एक इक्वेशन आपने पढ़ी है जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है? आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन। मैं डिराइव इक्वेशन बस करा रहा हूँ बट जनरली आपको आउटकम ही याद रखना है, ठीक है? आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन आपने पढ़ी है, ये पढ़ा है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बहुत फेमस ये इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन हमारे पास होती है, ठीक है? तो आइंस्टीन की जो भार ऊर्जा इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं इक्वल टू एमसी स्क्वायर से, ठीक? ऐसे ही आपने प्लैंक की जो ऊर्जा की इक्वेशन है, ठीक है? प्लैंक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? एनर्जी की, ठीक? तो प्लैंक की जो एनर्जी समीकरण है, ऊर्जा समीकरण है वो क्या है? E इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है? तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक? यहाँ लिख भी देता हूँ, E एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक? M मास है, भार है, ठीक? जनरली मास ऑफ फोटोन होता है और आपने पढ़ा है कि लाइट छोटे-छोटे पैकेट में आती है, उन पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। C क्या है यहाँ बच्चों? C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। आप जानते हैं 3.8 गुणा 10 की घात कितना? 3.8 नहीं, इसको 3 ही मानिए, 3.0 कह सकते हैं या 2.998 कह सकते हैं, ठीक है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 भी एनर्जी ऊर्जा को ही दर्शा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 भी एनर्जी ऊर्जा को ही दर्शा रहा है। तो मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर सकता हूँ। तो इक्वेटिंग इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1, 2 को इक्वेट करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा देखो, mc स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, इस वाली इक्वेशन के लिए मैंने नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, E यहाँ पे हमारी क्या है? एनर्जी है, ठीक है? इट इज़ द एनर्जी, ऊर्जा, H क्या है?
प्लैंक का स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है? और जल्दी से बताएँगे इसकी क्या वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड, ठीक है? इसके बाद न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे कहा जाता है, ठीक है? इट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है c बाय लैम्ब्डा, c स्पीड ऑफ लाइट होती है और लैम्ब्डा क्या होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य जिसे कहते हैं, ठीक है? वेवलेंथ, ठीक? चलिए, तो मैं यहाँ से फॉर्मूले में वाली वैल्यू पुट भी कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा mc स्क्वायर इक्वल टू एच बाय लैम्ब्डा। देखिए मैं डेरिवेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि डेरिवेशन हमें एग्जाम के लिए नहीं करनी है, हमें बस आउटकम ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ से लैम्ब्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा एच ओवर में mc स्क्वायर, c से c कैंसल आउट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा लैम्ब्डा इक्वल टू h ओवर में mc, ठीक है? लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में mc। तो ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो बात क्या है कि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में mc है, तो ध्यान रखिए यहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो वेवलेंथ निकलेगी, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन फॉर किसके लिए है, फॉर फोटोन के लिए, किसके लिए है फोटोन के लिए। क्यों है फोटोन के लिए, रीजन समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो h ओवर में mc है और आप जानते हैं c है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? तो स्पीड ऑफ लाइट से बच्चों कौन जा सकता है, जो लाइट से निकल रहा है, ऑब्वियस बात है स्पीड ऑफ लाइट को कौन अटेन कर सकता है, जो लाइट से निकल रहा है, और लाइट से क्या निकलते हैं फोटॉन्स निकलते हैं, लाइट से क्या निकलते हैं फोटॉन्स निकलते हैं। क्लियर है बात, बहुत सरल सी बात है, ठीक? तो स्पीड ऑफ लाइट से निकलते हैं फोटोन, तो ध्यान रखिए ये इक्वेशन जो है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में mc, ये किसके लिए है फोटोन के लिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से फोटोन ही भाग सकता है ना। और जनरली स्पीड ऑफ लाइट जो हम लिखते हैं 2.99 है ना, इंटू 10 की पावर कितना 8 मीटर पर सेकेंड, ये जनरली स्पीड ऑफ लाइट, ये आप देखेंगे ऑलरेडी हमारे जो भागवत गीता है उसमें ऑलरेडी श्री कृष्ण ने इस मंत्र, एक मंत्र के द्वारा, एक श्लोक के द्वारा इस स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन भी किया है ना। ऐसा कुछ श्लोक है कि योजना नाम दुए दुए सते दुए च योजने, ऐसे एक की एक योजन में जितना मतलब जनरली चल सकते हैं उतनी जो है स्पीड ऑफ लाइट चलती है, ऐसे करके उसका पूरा कुछ डिफाइंड है, ठीक है? उसको भी चाहे तो आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, अगर आपकी इतना फिलोसफिकल मतलब माइंड, ठीक है? अदरवाइज आगे पढ़ते हैं, ठीक? तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 2.99 इन 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक? चलिए, ये तो फोटोन के लिए। अगर मान लो हमारा फोटोन नहीं है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, या स्मॉल पार्टिकल लिख देता हूं, नॉट माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि स्मॉल में फिर किसी भी तरह का पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है? तो स्मॉल पार्टिकल, ठीक है? अगर मान लो ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी स्मॉल पार्टिकल के लिए है, तो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में mv। ध्यान रखना लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में mv, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखो v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है? याद है v को हम वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है? ये हमारी वेलोसिटी है या फिर वेग है, ठीक है? तो ध्यान रखिए c जब भी होगा तो इक्वेशन फोटोन के लिए होगी, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लीजिएगा, फोटोन के लिए कह रहा है या फिर आपसे कोई भी पार्टिकल के लिए कह रहा है, तो ये अंतर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके बाद आपने पढ़ा है जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, मोमेंटम जिसे हम संवेग कहते हैं, ठीक है? जिसे हम संवेग कहते हैं, जो मोमेंटम होता है बच्चों, ये होता है p इक्वल टू mv। हमारा जो संवेग होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ h ओवर में p, तो हमारी जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो आपको ऐसे भी दिखाई दे सकती है, लैम्डा इक्वल टू h ओवर में p से, ऐसे भी इसको ध्यान करिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये थी हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसके अलावा यहाँ पे डी ब्रॉगली के और भी आपसे प्रूफ पूछ ले जाते हैं, ठीक है? और भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक? m है मास और v है वेलोसिटी, m है भार, v है वेग, ठीक है? तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितना होता है, आधा या हाफ गुणा में इतना भार इंटू में वेग का स्क्वायर, वेग का वर्ग। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए जो एनर्जी होता है, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, एनर्जी होता है Q इंटू वी। Q होता है चार्ज, आवेश, और V होता है वोल्ट, ठीक है? वोल्टेज जिसे आप कह सकते हो, ठीक है? वोल्ट कह सकते हो जनरली, या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, ठीक? तो एनर्जी कितना होता है, QV होता है। तो बच्चों इसी एनर्जी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए देखूं, तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। कितनी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कितनी देखने को मिलती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है? और ये यहाँ से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्यू की जगह अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये ऊर्जा आ जाएगी E इंटू में V। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ,
देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो हम जानते हैं, और अगर मान लो ये एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन के लिए है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी कितनी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, क्यू होता है चार्ज, आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई मान लीजिए और उसकी जो वोल्टेज है वो वी मान लीजिए, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन भी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली इक्वेशन भी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, ई इंटू में वी हो जाएगा। देखो स्मॉल वी है, वी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, और ये बड़ा वी है जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं अगर v की वैल्यू निकालूं, बच्चों v की वैल्यू निकालिएगा तो देखो आपको पता है ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के इधर जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके बाद ये m डिवाइड में आ जाएगा, और ये स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर जब भी इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो लेट अस से मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 2 में मैं इसको रख देता हूँ, ठीक। तो देखो समीकरण 2 क्या थी, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में एम वी था, ठीक है, ये वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा एच ओवर में एम, ठीक है, अंडर रूट कितना 2 एम, हाँ सॉरी एम नहीं 2 ई वी अपॉन में एम, ठीक है। और आपको पता है जो बाहर वाला एम है जब ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा तो आपको पता है अंडर रूट के अंदर जाने पे ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में भी कितना एम है तो एम से एम कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा क्वेश्चन, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में अंडर रूट 2 MEV, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्योंकि बीएससी में इतना आप सबने पढ़ा है ऐसा मान के चलते हैं, इसलिए बीएससी में जनरली ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब इसके बाद एक और लास्ट जो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, जैसे एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। मैं डेरिवेशन पे वैसे ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता था, बट मैं चाहता था ये आप खुद से करें, ठीक है। और जूल इंटू सेकेंड को अगर मैं और सिंप्लीफाइड करूँ तो ये हो जाएगा 6.6 गुणा 10⁻⁻34, और ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप जानते हैं जूल जो है उसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है, जिससे ये पर सेकंड स्क्वायर से सेकंड कट जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप अच्छे से डेरिवेशन को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा जो बेसिक वीडियोस है क्लास 11th वाली 12th वाली उनको देख लीजिएगा तो यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए खैर फिलहाल के लिए, और इसके अलावा मैं जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बच्चों कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 19 कोलम, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पुट कर सकता हूँ, तो जल्दी से बताएं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू कितना 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैं ऊपर पुट कर देता हूँ तो देखो ये सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू ये बन जाएगा 150 अपॉन में वी और उसका बन जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 150 अपॉन में वी अंडर रूट, और ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रम में, ठीक है, इसमें आ जाएगी वैल्यू एंगस्ट्रम में आ जाएगी, क्लियर है। चलिए जब इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बन जाता है 12.24 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, तो ध्यान रखें एंगस्ट्रम, और आप जानते हैं एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है और डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो दोनों ही टर्म आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बस ये डी ब्रॉगली था, इतना ही फिनिश कर दिया। आप चाहे तो इसके आउटकम को याद कर सकते हो, क्या क्या आउटकम याद करने हैं कि अगर मान लो फोटोन है, जल्दी से देख लो फोटोन है, तो फोटोन के लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में एम सी हो जाएगी, हमने पढ़ा। या फिर फोटोन के अलावा कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर में एम वी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में निकाल रहा हूँ, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड वॉल्ट्स, वॉल्ट्स की टर्म में निकाल रहा हूँ, इक्वेशन कितनी बन जाती है, लैम्डा इक्वल टू 150 अपॉन में कितना वी और इसका अंडर रूट, और ये आएगा एंगस्ट्रम में, या उसको सॉल्व कर लोगे तो 12.24 अपॉन में कितना अंडर रूट वी एंगस्ट्रम बन जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये इसका आउटकम है, आउटकम भी आप याद कर सकते हैं, डेरिवेशन जनरली हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, क्लियर। चलिए तो अब बच्चों हमने ये पढ़ा है, तो डी ब्रॉगली पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा, ये मैंने पावर्स लगाई थी, ये पावर जो है मिट गई है, मैं इनको जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पावर 6 है, ये मीटर इनवर्स है, यहाँ पे पावर 6 है और ये मीटर
इनवर्स है, ठीक है, यहाँ पे इनवर्स है, ठीक है, सेकंड इनवर्स है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई कीजिए। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट इज, ठीक है, तो किसी बोहर ऑर्बिट के लिए कह रहा है उसका जो वेलोसिटी है कितना है, वेग है कितना है, 2.9 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए वहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी उसका, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, एच ओवर में एम वी होती है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है, ठीक है। एच की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 गुणा कितना 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक, जूल इंटू सेकंड होता है, वैल्यू ध्यान रखिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी देखा 9.1 गुणा कितना 10 की पावर माइनस का 31 केजी, ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 2.19 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए जूल में किलोग्राम में, तो जिनको कन्वर्जन देखना है जल्दी से एक बार देख लीजिए कैसे हमने ये यहाँ पे जूल और किलोग्राम का कन्वर्जन देखा है। तो बच्चों हम जानते हैं जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट आप जानते हैं क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, बट अब भी ये न्यूटन है, किलोग्राम में नहीं आया। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे फोर्स, जो बल होता है, आप जानते हैं बल कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक मिनट दीजिएगा, हाँ जी, जो बल होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स भार गुणा में त्वरण, ठीक है। तो जो भार होता है आप जानते हैं भार की यूनिट तो किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है, ये त्वरण होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, कि जो कितने दर से जो वेग है वो चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं त्वरण, ठीक है। और आप वेलोसिटी जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले वेलोसिटी की यूनिट निकालो, डिस्टेंस कितना होता है मीटर, और सॉरी स्पीड लिख दिया गलती से, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस निकालते हैं मीटर में और टाइम निकालते हैं सेकंड में। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी की पता चले यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की यूनिट यहाँ रखो तो हो जाएगा मीटर, ठीक है, पर सेकंड, और देखो बट्टे में फिर सेकंड है, तो ये कितना बन जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है भाई फोर्स की यूनिट ही तो न्यूटन होती है, तो न्यूटन कितना था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर पुट कर दीजिए तो आप देखेंगे जो आपका वर्क है ये कितना आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में क्या है एक और यहाँ पे मीटर है। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई। अब इसके बाद लास्ट आप क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर है, मीटर है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वर्क की यूनिट तो जूल होती है, तो दैट मीन जूल कितना होता है बच्चों, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल की वैल्यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और देखो एक सेकंड यहाँ गुणा में है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, ये हैंग हो जाता है कई बार, ठीक है। सेकंड अपॉन में कितना 9.1 गुणा में 10 की घात -31 किलोग्राम। सॉल्व आप कीजिएगा, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। बस यूनिट वैल्यू कैसे रखते हैं या कन्वर्जन कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड है, सेकंड इनवर्स आएगा, ऊपर भी सेकंड इनवर्स नीचे भी सेकंड इनवर्स कट जाएगा, ठीक है। मीटर से मीटर कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, केवल 1 मीटर बचेगा। और आपको पता होना चाहिए जो आप तरंग दैर्घ्य निकालते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है। अगर आप सारी वैल्यू सही से पुट करते हैं तो आपका आंसर ऑलरेडी उस यूनिट में आ जाएगा जितना आपको चाहिए, ठीक है। इसलिए यूनिट कन्वर्जन हमें चाहिए होता है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना है। फिर भी कोई समस्या है कोई बात नहीं, चैट में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार फिर से बता दूँ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, ठीक है। इसको देखते हैं, जल्दी से समझते हैं, ठीक। पढ़ लीजिएगा सारी कहानियां लिख के, पर मैं आपको पहले सबसे पहले समझाना चाहूंगा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या है, अनिश्चितताएं हैं, ठीक है। और अनिश्चितता कैसे निकाली जाती है समझिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब वाले एग्जांपल से लेता हूँ, थोड़ी-सी मैं यहाँ पे अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर करना चाहूँगा। मान लो मेरे किसी एक वीडियो पे मान लो 100 व्यूज़ आते हैं, कितने आते हैं? 100 व्यूज़ आते हैं, ठीक है? और अगर 100 व्यूज़ इस पे आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जो 100 व्यूज़ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 100 सब्सक्राइबर भी हों, क्योंकि जो देख रहे हैं मैं चाहूँगा, वो तो सब्सक्राइबर पे डिपेंड करेगा वो जॉइन होना चाहेगा या नहीं। पर जो मेरा मानना है कि 100 व्यूज़ आए हैं तो 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है? बट ऑब्वियस बात है सभी को वीडियो पसंद नहीं आएगा, किसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है? तो सभी की जो कमियाँ हैं मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। बट हाँ, जिनके वीडियो समझ में आ रहा है मान लो उसमें से 50 जने ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? 50 जने हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 100 व्यूज़ हैं, 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, बट मान लीजिए आए हैं 50 सब्सक्राइबर, तो जो 50 बच गए वो अनिश्चितता हो गई। दैट मीन्स इतने अनिश्चित लोग हैं
जो इस वीडियो को देख नहीं रहे हैं, पसंद नहीं करते। क्लियर है? ऐसे ही मान लो क्लास का टाइम जो आपकी मैं क्लास रख रहा हूँ, ये 10 AM सुबह 10 बजे है, ठीक है? तो 10 AM अगर क्लास है और मान लो कुछ अच्छे बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं क्लास में, वो 10:56 AM पे ही क्लास में आ जाते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो 10 बज के मान लो 2 AM पे क्लास पे आते हैं। कुछ बच्चे लेट लतीफ़ भी होते हैं, वो 10:30 बजे आते हैं, है ना? आराम से खा पी के। तो जो बच्चे जल्दी आ रहे हैं, देखो टाइम तो मेरा 10 बजे था, फिक्स था, बट जो पहले आ गया वो भी अनसर्टेन था, ठीक है? जो 2 मिनट बाद आ रहा है देखो वो भी अनसर्टेन है और जो आधे घंटे बाद आ रहा है वो भी अनसर्टेन है। क्योंकि जो सर्टेन टाइम है, फिक्स टाइम है, वो मैंने कितना टाइम रख दिया? 10 AM रख दिया। क्लियर है बात? तो ये इसको कहते हैं हम अनिश्चितता। तो देखो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी आई, अनिश्चितता आई, ये अनिश्चितता तो मैंने समय में निकाली, अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये मैंने टाइम में निकाली। ऐसे ही यहाँ देखो अनसर्टेनिटी इन सब्सक्राइबर निकाल दिया मैंने, कि भाई सब्सक्राइबर अनसर्टेन है, ठीक है? तो इट इज़ अनसर्टेनिटी इन सब्सक्राइबर, ठीक है? ऐसे ही मान लो ये एग्ज़ाम्पल मैंने कल भी दिया था, ठीक है? आपकी क्लास में नहीं, दूसरी क्लास में दिया था कि मान लो अगर आप मार्केट में पैंट शर्ट सिलवाने गए हैं, मान लो आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है पैंट शर्ट सिलवाने के लिए। अब जिस के पास आप लेने गए उसने क्या कर दिया 1.9 मीटर दिया। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। और आपको पता है 1.9 मीटर होते ही आपका पैंट शर्ट नहीं सिलेगा, एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है? तो जिसकी वजह से 0.1 मीटर की वजह से क्या आ गई? अनिश्चितता आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है? तो उसे मैं कह सकता हूँ अनसर्टेनिटी, ये अनिश्चितता किसमें आ गई? ये अनसर्टेनिटी लेंथ में आ गई, लंबाई में आ गई, ठीक है? यहाँ अनसर्टेनिटी किसमें आई? टाइम में आई। यहाँ अनसर्टेनिटी किसमें आई? सब्सक्राइबर में आई, ठीक है? तो अनिश्चितताएँ क्या होती हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हाइज़नबर्ग के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब चेंज होता है, ठीक? अनसर्टेनिटी इन पोज़ीशन दैट मीन्स स्थिति गुणा में अनसर्टेनिटी इंटू या मैं बोलूँ अनसर्टेनिटी ऑफ पोज़ीशन इंटू में अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, जिसको हम संवेग कहते हैं। बच्चों ये वैल्यू हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी h ओवर में 4 पाई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? h ओवर में 4 पाई के। सुन लो फिर से कह देता हूँ, यहाँ पे ये है अनसर्टेनिटी। जो डेल होता है ये मैं बोलूँ उसका इसका मतलब ये ट्रायंगल बना है, इसका मतलब होता है डेल, ठीक है? और ये डेल ही दिखाता है अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को, ठीक है? ये डेल कहते हैं इसे, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेल कह देंगे, तो इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है? तो अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन पोज़ीशन, पोज़ीशन का मतलब स्थिति, ठीक है? जो स्थिति है, पोज़ीशन है और अनसर्टेनिटी सेम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कहूँगा, ठीक है? ई जो होता है मोमेंटम होता है, जिसे हम संवेग भी कहते हैं, ठीक है? तो चाहे स्थिति में, चाहे संवेग में, दोनों का ही जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? गुणा होगा, वो हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा h ओवर में 4 पाई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? फिर से वही कहानी, डेरिवेशन की हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चेंज इन पोज़ीशन है और चेंज इन मोमेंटम है, उसकी संख्या हमेशा बड़ी होगी h ओवर में 4 पाई से। पहली बात ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है? कुछ बातें और ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्या, कि यहाँ पे हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है, ठीक है? वो बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। बताया था संवेग कितना होता है? भार गुणा में उसका वेग, ठीक है? मोमेंटम होता है भार गुणा में वेग, ये बताया था, ठीक है? अगर कभी भी आप मोमेंटम में चेंज कर रहे हो, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में निकाल रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा ये फ़ॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ होगा समझिएगा। ये होगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बराबर होना चाहिए अनसर्टेनिटी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। पर आप जानते हैं भार भार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, भार हमेशा फिक्स होगा, तो भार में अनिश्चितता नहीं आएगी। अनिश्चितता किसमें आएगी? वेलोसिटी में। किसमें आएगी? वेलोसिटी में, दैट मीन्स वेग में। तो मोमेंटम का जो फ़ॉर्मूला बना, ठीक है? संवेग का जो फ़ॉर्मूला बना, वो कितना बनेगा? भार गुणा में अनिश्चितता इन वेग। क्लियर? तो यहाँ से ये वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, ठीक है? इसमें पुट कर देता हूँ, तो देखिए क्या बना? डेल एक्स गुणा में कितना? एम डेल वी, ये ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा h ओवर में 4 पाई के। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से डेल एक्स गुणा में डेल वी, इसकी जो वैल्यू है या तो बड़ी होगी बराबर होगी अब h ओवर में 4 पाई एम के। तो एक और इक्वेशन बन गई, इसको भी ध्यान में रखना है। दैट मीन्स अनिश्चितताएं रहेंगी किसमें? स्थिति में और वेग में, ठीक है? या फिर अनिश्चितताएं रहेंगी किसमें? स्थिति में और संवेग में, ठीक है? दैट मीन्स अनसर्टेनिटी किसमें रहेगी? या तो पोजीशन और मोमेंटम में, या फिर अनसर्टेनिटी रहेगी पोजीशन या फिर वेलोसिटी। ध्यान रखना दोनों ही टर्म्स को। अब कहानी क्या है? हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन या छोटे घूमते हुए पार्टिकल के लिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप उसकी पोजीशन पोजीशन, ठीक है? स्थिति प्लस उसका मोमेंटम,
जिसे हम बोल रहे हैं समवेग, तो उसकी स्थिति तथा संवेग को आप एक साथ डिटरमाइन कर पाओ, एक साथ निकाल पाओ, या तो आप पोजीशन निकाल पाओगे या फिर आप मोमेंटम निकाल पाओगे, या फिर मोमेंटम निकाल पाओगे, पोजीशन निकाल पाओगे। दैट मीन्स आप अगर पोजीशन निकाल रहे हो तो मोमेंटम नहीं निकलेगा, यदि आप मोमेंटम निकाल रहे हो तो पोजीशन एग्जैक्टली सही नहीं निकलेगा, ठीक है? दोनों को एक साथ निकालना कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये बात आपसे यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। इसी की वजह से ये अनिश्चितता वाला फॉर्मूला आया है। क्लियर है बात? हालाँकि इस फ़ॉर्मूले को डिराइव करा जाता है एवरेज वैल्यूज़ से, वो सब आप क्वांटम मैकेनिक्स में मास्टर्स में पढ़ेंगे, और जो मास्टर्स कर चुके होंगे, वो इस बात को ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है? तो जो अनिश्चितताएँ हैं, वो किसमें हैं? संवेग या फिर स्थिति में, ठीक है? पोज़ीशन में, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पोज़ीशन को निकालने जाते हैं किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, या कोई भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, यदि आप उनके लिए पोज़ीशन निकालने जाते हैं, तो उनका मोमेंटम नहीं निकाल सकते, या मोमेंटम में चेंज आएगा, या मोमेंटम में अनिश्चितता आएगी, या फिर अगर आप मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, तो उसकी पोज़ीशन स्थिति में अनिश्चितता आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पोज़ीशन और मोमेंटम दोनों को आप एक साथ निकाल पा रहे हैं, ठीक है? सेम बात आप पोज़ीशन और स्पीड के लिए भी कह सकते हो, ठीक है? पोज़ीशन और वेलोसिटी के लिए भी कह सकते हो, ठीक? क्योंकि पोज़ीशन और वेलोसिटी इसमें भी कैसी है? अनसर्टेनिटी है। पोज़ीशन और वेलोसिटी इसमें भी कैसी है? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, ठीक है? अगर आप पोज़ीशन निकालने जा रहे हो, तो वेलोसिटी जो उसका वेग है, उसको अच्छे से नहीं निकाल पाओगे। यदि आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो उसके पोज़ीशन को अच्छे से नहीं डिटरमाइन कर पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। दैट मीन्स दोनों को एक साथ निकालना, साइमल्टेनियस निकालना, परस्पर निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? और दोनों को एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब जैसे ही अनिश्चितता हमारे स्थिति और वेग में है, या मैं बोलूँ स्थिति और संवेग में है, दैट मीन्स पोज़ीशन और मोमेंटम में है, या फिर पोज़ीशन और वेलोसिटी में है। ऐसे ही अनसर्टेनिटी बच्चों एनर्जी और टाइम में भी रहती है। एनर्जी और टाइम और ऑल्सो अनसर्टेन कैसे होते हैं? अनसर्टेन होते हैं। तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी? बड़ी होगी या बराबर होगी h ओवर में 4 पाई से। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंशन करा है स्पेशल आपके सिलेबस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर मेंशन किया है तो मान के चलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है? ये जनरली टर्म्स आपको पता होती है, ये जनरली टर्म पढ़ के छोड़ देते हैं, या फिर पढ़ी नहीं होती है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है? ये पूछ लेता है कि भाई इनमें से बता दो कौन सा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को फॉलो करेगा, ठीक है? और पता चला ऊपर वाला दिया ही नहीं है, एनर्जी और टाइम दिया है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, 1 मिनट बस एक छोटा-सा ब्रेक लेता हूँ। 2 मिनट में आया, 2 मिनट का ब्रेक। हाँ जी, वापस से जुड़ जाइए। जस्ट एक छोटा-सा ब्रेक लिया था। थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, तो जस्ट ठीक से आ रही थी, तो इसलिए जस्ट
बीच में एक हल्का सा ब्रेक, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्लास को जल्दी से ओवर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अनिश्चितताएं आप किसके बीच में, पोजीशन, मोमेंटम, पोजीशन, वेलोसिटी के बीच में निकाल सकते हैं, या फिर एनर्जी, टाइम के बीच में निकाल सकते हैं, ऊर्जा और समय के बीच में निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना ये भी वैल्यू h ओवर में 4 पाई से बड़ी होती है। मैंने सेम कहूंगा कि डेरिवेशन अभी करने की आवश्यकता नहीं है, बस टर्म्स को याद रखिएगा, जो आउटकम्स है उसको आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करिए, डेली फॉर्मूलेस को रिवाइज जरूर करिए, ठीक है। और आपको लगता है कुछ चीज भूल गए तो वीडियो को 2x पे लगा के देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ, तो 1.5x में लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एनर्जी निकाल, एनर्जी की वैल्यू, दैट मींस एनर्जी का जो अनसर्टेनिटी है टाइम के साथ रहेगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एनर्जी और टाइम है, ऊर्जा और समय है। तो यदि आप एनर्जी निकाल रहे हो तो टाइम में अनसर्टेनिटी आएगी, या फिर टाइम निकाल रहे हो तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है, अनिश्चितता आएगी। और दोनों को कभी भी एक साथ आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, यही बात हाइजेनबर्ग कह रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें और जान लीजिए, कुछ इसके जो आउटकम्स है उसको भी देख लीजिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो एनर्जी है, एनर्जी वो होता है कितना, हाइजेनबर्ग इनटू में वेलोसिटी। अच्छा ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने उसको वेलोसिटी बोला है, फ्रीक्वेंसी, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, ठीक है। चलिए तो एनर्जी जो है बच्चों ये कितना है, एच न्यू है, ठीक है। और E इक्वल टू एच न्यू होता है, ये मैंने आपको अभी प्लैंक एनर्जी इक्वेशन, प्लैंक की जो ऊर्जा इक्वेशन है, समीकरण है, उससे मैंने आपको बताया था। E इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू होता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अनसर्टेनिटी एनर्जी निकालोगे तो आ जाएगा अनसर्टेनिटी ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ से आप जानते हैं चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच, कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो कितना बन जाएगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या फिर बोलूं अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो फॉर्मूला हमारा एनर्जी का ये बन गया, क्लियर। अब इसके बाद कुछ बातें और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। हमने पढ़ा था यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, आपने पढ़ा है न्यू बराबर कितना होता है, सी बाय लेमडा, कितना होता है, सी बाय लेमडा। तो अगर अनिश्चितता फ्रीक्वेंसी में निकाल रहे हो तो ये कितना हो जाएगी, अनिश्चितता ऑफ स्पीड अपॉन में अनिश्चितता ऑफ वेवलेंथ। और आप जानते हैं सी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, अनिश्चितता ऑफ वेवलेंथ, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर, वेव संख्या, वेव नंबर, ये ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं वेव नंबर, वेव संख्या। देखो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ अभी क्लास में, ये भी पढ़ा चुका हूँ, बट वेव नंबर को ध्यान से सुनिएगा। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर का मतलब होता है कि एक यूनिट लेंथ में से, एक यूनिट लेंथ में से कितनी वेव पास होती हैं, उसको हम वेव नंबर कहते हैं, ठीक है। और वेव नंबर को न्यू बार से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, न्यू के ऊपर बार से, ठीक है। ये इसलिए भी बता रहा हूँ, ये पढ़ना है क्योंकि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़नी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें ये वेव नंबर का यूज होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वेव नंबर को न्यू के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बार लगा दिया, ठीक है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर बार लगा दिया, उसको हम कहते हैं वेव नंबर या फिर वेव संख्या, क्लियर है। तो वेव संख्या कितना होता है कि एक यूनिट लेंथ में से कितनी वेवलेंथ पास हो रही है, ठीक है, एक यूनिट लेंथ में से कितनी वेवलेंथ पास हो रही है उसको हम वेव नंबर कहते हैं, ठीक है। मान लो देखो ये एक लंबाई है, एक लंबाई है, इस लंबाई में, इस यूनिट वेवलेंथ में या वेव यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ पास हो रही है, कितनी वेवलेंथ, कितनी जो तरंग लहरें हैं यहाँ से पास हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। नाम से पता चल रहा है वेव की संख्या, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अनसर्टेनिटी इन वेव नंबर आ रही है तो ये कितना हो जाएगा, 1/में लैम्डा, क्लियर है बात। तो मैं यहाँ देखो सी 1/लैम्डा लिखा है ना, सी बाय लैम्डा, तो इस 1/लैम्डा की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट मीन्स न्यू बार वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो जरा देखिए हमारा जो न्यू है, डेल न्यू है, ये कितना आया, ये आया सी 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू में न्यू बार। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ, ये कैसे लिखा है, इसको और अच्छे से देखना चाहो तो सी इंटू में 1/डेल लैम्डा ऐसे लिखा है, ठीक है। और 1/डेल लैम्डा की वैल्यू कितनी है, डेल न्यू बार है। देखो 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी है, डेल न्यू बार, मैंने बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्लियर। तो एनर्जी की इक्वेशन कितनी बन जाएगी, E इक्वल टू देखो कितना बन जाएगा, एच सी डेल न्यू बार, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखो कितना बना, डेल ई इंटू में, अच्छा ई की तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना बना देखो, एच सी डेल न्यू बार इंटू में टाइम इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू कहूँ या ग्रेटर देन कह लूँ, ठीक है, इक्वल टू कह लूँ, ग्रेटर देन कह लूँ, किससे, एच ओवर में 4 पाई से। आई थिंक इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी, ठीक है, क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो डेल न्यू बार इंटू में कितना, डेल टी, इसकी वैल्यू कितना देगी, ग्रेटर देन, और यहाँ से एच कट जाएगा, एच इधर भी है, एच इधर भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/में
4 पाई टी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसी टर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि हाइजेनबर्ग स्पेशली मेंशन किया है, तो हाइजेनबर्ग से जितनी क्वेश्चन बन सकती हैं वो मैं आपको सारी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैं तो भैया अपना जो इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉलेज है वो आप पे कर रहा हूँ और आपको एग्जाम में बच्चे से खुद परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग स्पेशली मेंशन किया है, हमने देखा भी था सिलेबस में, इसलिए हाइजेनबर्ग में जितनी क्वेश्चन बन सकती है वो सब अच्छे से देख। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखी, अनिश्चितता वेव नंबर में भी हो सकती है और समय में भी हो सकती है, ये चीजें ध्यान से सुन ली तो समझ लीजिएगा। ठीक है, 3 इक्वेशन पढ़ी है, ध्यान करिए। 3 नहीं 4 कहूंगा, जल्दी से मैं आउटकम लिख देता हूँ, क्या क्या 4 इक्वेशन पढ़ी है साइड में, फिर इस न्यूमेरिकल को भी करेंगे। क्या क्या इसके आउटकम पढ़े हैं जल्दी से लिखता हूँ। तो मैंने पढ़ा है अनसर्टेन इन पोजिशन और अनसर्टेन इन मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या होगी, एच ओवर में 4 पाई से बड़ी होगी। इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था, अनसर्टेन इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये जो बड़ी होगी किससे होगा, एच ओवर में 4 पाई एम से होगा। ठीक है, फिर थर्ड पढ़ी कि ऊर्जा और समय, एनर्जी और टाइम में भी अनिश्चितता है और ये भी बड़ी हुई किससे, एच ओवर में 4 पाई से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पढ़ी क्या, कि वेव नंबर और समय इसमें भी क्या है, अनिश्चितता है और इसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 1 में 4 पाई। तो ये 4 इक्वेशन 4 आउटकम यहाँ पे आपको याद रखने चाहिए हाइजेनबर्ग के। क्लियर है, बहुत सरल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए वैगन। वैगन मतलब कोई पहिया है, ठीक है, पहिया है जिसका मास 2000 किलोग्राम है और जिसकी पोजीशन की एक्यूरेसी, कह रहा है एक्यूरेसी प्लस माइनस 10 होगी। देखो बेटा प्लस माइनस का मतलब क्या, अनिश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी लगा दो, हालांकि अनसर्टेनिटी यहाँ पे एक आपको कह सकते हो कीवर्ड दिया है, बट अगर नहीं भी दिया होता तो भी समझ में आना चाहिए था। प्लस माइनस 10 बोला है, डेट मीन अनिश्चितता की बात कर रहा है, प्लस 10 भी हो सकती है, माइनस 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो पोजीशन में जो अनिश्चितता है, पोजीशन का मतलब डेल एक्स, की अनिश्चितता कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, प्लस माइनस 10 मत लिखिएगा, केवल 10 उसको मान लीजिएगा कि हाँ 10 की अनिश्चितता है। क्लियर। इसके बाद हमें मास दिया उस वैगन का, कितना दिया है, 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम। ठीक है, और हमने क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है वेलोसिटी की अनिश्चितता। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेल एक्स इंटू में डेल वी, और इसकी जो वैल्यू है बराबर होगी या बड़ी होगी, मैं फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए बराबर ही मान लेता हूँ, तो एच ओवर में 4 पाई एम के। क्लियर, तो यहाँ वैल्यू डेल एक्स की दी है 10 मीटर, पुट कर देता हूँ। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालना है, एच की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताएंगे, इट इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड, अपॉन में कितना, बोलो। 4 पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14 कितना होता है, 3.142857 है ना, तो 3.14 ले लेता हूँ, इंटू में मास कितना दिया है 2000 किलोग्राम। ठीक है, अब ये जूल सेकंड को किलोग्राम में निकालना अभी सिखाया था, ऊपर ही सिखाया है। ठीक है, क्या बताया था, कितना आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जूल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना अभी जस्ट ऊपर सिखाया था, आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करिएगा और मुझे आप चैट में आंसर लिख के बताइए। ऐसा मान के चलता हूँ कि अब आप ये खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और फिर भी किसी को कोई समस्या आती है, पूरा आंसर नहीं निकाल पाते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आंसर लिख के बताइएगा, और हाँ, जो सही आंसर लिखेंगे उनके आंसर चैट में जरूर लिखिएगा, उनके आंसर पे मैं हार्ट बना दूंगा, वो समझ जाएंगे कि उनका आंसर सही है। ठीक है, इतना काम कर, ठीक है, आंसर जरूर लिखिएगा, हार्ट बना दूंगा या फिर लाइक कर दूंगा, समझ जाइए उसका आंसर सही। आंसर निकाल के बताइएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर से मीटर आप जानते हैं कहानी। ठीक है, और वेलोसिटी आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में आती है, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी यहाँ पे निकल जाएगी। क्लियर है। अच्छा, एक सेकंड लगाना भूल गया ना, ये वाला सेकंड, क्योंकि जूल की वैल्यू ये है और एक सेकंड रह गया था, तो इसलिए मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो आप सब कुछ सही से पुट करते हैं तो आपका आंसर ऑलरेडी उसमें आता है जो आपको चाहिए होता है। आपको पता है वेग मीटर पर सेकंड में आता है, सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यूज को कट पिट कर लीजिएगा, तो मीटर पर सेकंड में इसका वेग निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। देखो अब की उल्टा पूछ लिया, आपकी कह रहा है कि अनिश्चितता पोजीशन में क्या होगी। ठीक है, यदि अनिश्चितता वेलोसिटी में कितनी है, 0.001 है। ठीक है, परसेंटेज में दिया है 0.001, कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला खुद करिएगा, दूसरा वाला जल्दी से देखते हैं। कह रहा है कि जो पोजीशन में कितनी अनिश्चितता है वो निकालनी है, अगर वेलोसिटी की अनिश्चितता कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल एक्स गुणा में डेल वी, इसकी वैल्यू बराबर होगी एच ओवर में किसके, 4 पाई एम के। ठीक है, अनिश्चितता पोजीशन में निकालनी है, इसको धैर्य रहने देता हूँ और बाकी सारी टर्म को इक्वल टू किधर ले जाता हूँ। क्लियर है बात।
तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, h ओवर में कितना 4 पाई m, और वेलोसिटी कितना कह रहा है कि वेलोसिटी को हम 0 मान लेते हैं, वेलोसिटी को हम 0 मान लेते हैं। ये तो बोला है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो यहाँ मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो आपको पता है किसी के नीचे अगर 0 आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा, कहेगा कि भैया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बेटा ध्यान रखना, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो अनसर्टेन पोजीशन कितनी हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सरल सी बात समझ में आ गई। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो क्या लिखा है, यूपीएससी, यूपीएससी में जो ऑप्शनल होता है केमिस्ट्री, उस ऑप्शनल केमिस्ट्री में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक मधुमक्खी है, उसका वजन 0.68 ग्राम है। ठीक है, कह रहा है ये एक वेग से घूम रही है, घूमने का वेग है 85 मीटर पर सेकंड, ये घूमने का वेग है, अनिश्चितता नहीं है, इस वेग से घूम रही है। ठीक है, बट कह रहा है कि जो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता वो कितनी है, अनसर्टेनिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर यहाँ पे निकालेंगे, चैट में आंसर लिखेंगे। और जिनको ये क्वेश्चन और अच्छे समझना है तो देखो एक यूट्यूब पे शॉर्ट बनाया है इसी नाम से कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल का यूपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा है, सेम उसका पूरा सॉल्यूशन शॉर्ट में कराया है, वहां पे इसको चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आंसर आप चैट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा मैं उस पर हार्ट कर दूंगा या फिर उसको लाइक कर दूंगा। क्लियर है, अब मेन बात, काफी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, वही कहानी जो देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर करें। ठीक है, ऐसे कह लो कि एज एन ऑनर ऑफ रेस्पेक्ट अच्छा ऐसे लाइक कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप मान के चलिए केवल 10% पर्सन हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बाकी 90% केवल देख रहे हैं वीडियोस और उसके बाद चले जा रहे हैं। क्लियर है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है इस पे अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसमें सारा क्लास 9 से लेकर 12 तक का भी वीडियोस लगभग सारे पड़े हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन के भी सारे वीडियोस आ जाएंगे, मास्टर्स के भी वीडियो आ जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही इनसे हम फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद जो IIT जेई की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बैचेस हम शुरू करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा समय की ही वक्त समस्या है। इसके अलावा जो बच्चे IIT जैन की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, गेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारी ही हम शुरू कराएंगे फेज वाइज में, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा हर चीज़ को हम लेके आएंगे। इसके अलावा जो UKPCS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, ठीक है, एक बार चैट में जरूर लिखिएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं UKPCS की हमारे साथ, जिसमें अपर और लोअर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें आपको जो है प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू सबके लिए तैयारी करनी है, तो जरूर एक बार चैट में ये भी लिखिएगा। इसके बैचेस भी हम जल्दी लेके आएंगे, इसलिए आजकल थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा है, कह रहा हूँ हेक्टिक हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं। ठीक है, खाना खाना इसलिए तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। ठीक है, हालांकि मैं इस पर कोई सिंपैथी नहीं चाहता, आप सिंपैथी दिखाएंगे तो इस वीडियो पे दिखाइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है जरूर लाइक करें। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा। थैंक्स फॉर द क्लास। और किसी को कोई डाउट्स हैं तो वो चैट में लिख देगा और चैट में पढ़ लूंगा। लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू।